हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेरी 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 गुड इवनिंग। मुझे पता है कि यार आप लोग कॉस्टिंग के अंदर केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हैं और आपको ये सुनने में भी आया होगा कि केस बेस्ड एमसीक्यूज जो है काफ़ी टाइम ले लेते हैं। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिससे हम एकदम शॉर्ट टाइम में केस बेस्ड एमसीक्यू को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है जी, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। छोटा सा वीडियो होगा लेकिन काफ़ी काम का है, इसलिए पेपर में जाने से पहले ज़रूर देख लीजिएगा। ऑल राइट, चलिए शुरू करते हैं। So, the right approach to solve case-based MCQ in costing in the short time। ठीक है, आइए मैं कुछ टिप्स देता हूं आपको। सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि यू शुड फर्स्ट रीड द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट देन पैराग्राफ। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू में ना बहुत सारा पैराग्राफ दिया होता है, तो हमको सीधे पढ़ना शुरू नहीं कर देना उसका। जब भी आप उसको पढ़ रहे हो, आप पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़ो। मतलब जहां एग्जैक्टली एमसीक्यू डला हुआ है, जहां एबीसीडी ऑप्शन डले हुए हैं ना, उस पार्ट को पहले पढ़ना है। आइए मैं आपको दिखाता हूं मैं क्या कहना चाहता हूं। जैसे ये आपका सितंबर 24 का पेपर है जिसमें केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू पार्ट नंबर 1 दिया हुआ है। अगर आप देखोगे तो बहुत सारा पैराग्राफ, पहला पेज मतलब आप देख रहे हो 3-4 पैराग्राफ ही पैराग्राफ है। उसके बाद जाके फिर यहां पर रिक्वायरमेंट शुरू हो रही, जहां पर वो बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट यूजिंग फीफो मेथड एमसीक्यू 1 to 5। तो मेरा ये कहना है कि तुम पहले पैराग्राफ पूरा मत पढ़ो, पहले तुम ये देख लो कि जो क्वेश्चन 1 से 5 है उसमें रिक्वायरमेंट क्या पूछी गई है। इससे क्या फायदा होता है कि जब हम वापस पैराग्राफ पढ़ते हैं ना, तो हमको पता होता है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, किस ऑब्जेक्टिव से पढ़ रहे हैं, हमें आगे जाके क्या कैलकुलेट करना है। इसलिए पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लो। तो जैसे बोल रहा है इक्विवेलेंट यूनिट्स, इससे मुझे पता चल गया कि मुझे स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट बनाना है प्रोसेस कॉस्टिंग के हिसाब से। और क्योंकि यहाँ फीफो मेथड लिखा था तो ये भी समझ में आ गया, फीफो मेथड से बनाना है। अगेन इक्विवेलेंट यूनिट्स, उसके बाद कॉस्ट पर यूनिट बोल रहा है, मतलब मुझे वो कॉस्ट वाला स्टेटमेंट भी बनाना है जहां हम पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं। फिर एबनॉर्मल लॉस बोल रहा है, इसका मतलब मुझे टोटल कॉस्ट पर यूनिट भी निकालना पड़ेगा। फिर वैल्यू ऑफ यूनिट ट्रांसफर, तो इसके लिए भी टोटल कॉस्ट पर यूनिट निकालना पड़ेगा। एंड सिमिलरली फॉर क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। अच्छा, रिक्वायरमेंट पढ़ के ना मैं एक और चीज समझ जाता हूं कि क्वेश्चन मेरे लायक है नहीं है कि नहीं, मतलब क्या मुझे ये आता है कि नहीं। अगर आपको रिक्वायरमेंट पढ़ के ही थोड़ा अजीब लगा तो फिर आप ये डिसाइड कर सकते हो कि नहीं यार, इसको मैं अभी नहीं करता, इसको बाद में करूंगा, ये तो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। अभी आपको देख के लगा होगा कि इजी है, अगर आपने प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ा है फीफो मेथड से तो आपको बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप मेरी बात समझ गए। मैं पहला पॉइंट क्या कहना चाहता हूं, क्वेश्चन के टेक्स्ट को पढ़ने से पहले, पैराग्राफ को पढ़ने से पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़ लो, फिर जाके पैराग्राफ पढ़ो। ठीक है, अब जब आप क्वेश्चन को एग्जैक्टली पढ़ रहे हो, मतलब जब पैराग्राफ स्टार्टिंग वाले पार्ट को पढ़ रहे हो, तो यू शुड फोकस मोर, आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए न्यूमेरिकल डेटा में। क्योंकि ना आपको बहुत सारा आजू बाजू का भी ज्ञान देगा जिसका बहुत ज्यादा महत्व नहीं होगा न्यूमेरिकल में। तो जहां जहां नंबर्स दिए हुए हैं उस चीज को ज्यादा ध्यान से पढ़ो, बाकी को अननेसेसरी टेक्स्ट जो आपका दिया होता है ना, वो आपका टाइम वेस्ट करने के लिए। जैसे आओ हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो इन्होंने क्या लिखा, कह रहा है सागर लिमिटेड प्रोसेस कॉस्टिंग यूज करते हैं, वो सोच रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, फीफो मेथड लगाएं या वेटेड एवरेज। अब क्योंकि तुमने रिक्वायरमेंट पढ़ ली है ना, तुमको पता है ये फालतू ज्ञान देगा, लास्ट में तो फीफो ही लगाने को बोल रहा है। फिर वो बोल रहा है कि नहीं वेटेड एवरेज मेथड भी लगा सकते हैं, उसमें फ्लक्चुएशन ये हो जाता है वो हो जाता है, ये वो करके तुम देखोगे तो पहले 3 पैराग्राफ में उसने कुछ बात ही नहीं करी और चौथे पैराग्राफ में जाके बोल दिया कि फीफो मेथड लगा रहे हैं। तो पहला 3 पैराग्राफ में सिर्फ वो बातें कर रहा था कि फीफो में ये अच्छा होता है, वेटेड एवरेज में वो अच्छा होता है, पर इस बात से मुझे पेपर में क्या मतलब। मुझे पता है जब मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है उस समय मुझे फीफो मेथड लगानी है। यू गॉट इट। अब देखो न्यूमेरिकल डेटा आएगा, तो ये आपका बिल्कुल जैसे हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, उसके जैसा डेटा आ गया कि ओपनिंग डब्ल्यूआईपी दिया है, उसकी कॉस्ट गिवन है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन गिवन है, कितना परसेंटेज, मटेरियल इंट्रोड्यूस की यूनिट गिवन है, लेबर ओवरहेड्स गिवन है। आई होप आप मेरी बात समझ गए हो कि मैं सेकंड पॉइंट में क्या कहना चाहता हूं, कि क्वेश्चन पढ़ते समय आपका फोकस न्यूमेरिकल नंबर्स पर ज्यादा होना चाहिए रादर देन अननेसेसरी टेक्स्ट जो आपको गिवन है। उसके बाद जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो एमसीक्यू वाइज सॉल्व करो। अब जैसे आपको समझ में आ गया कि आपको फीफो मेथड से इस क्वेश्चन को करना है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे ना, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन भी बना लेंगे, कॉस्ट पर यूनिट भी निकाल देंगे, प्रोसेस कॉस्टिंग अकाउंट भी बना लेंगे। अरे नहीं, हमको पूरा सॉल्व नहीं करना है ना। इसलिए हमारा पहला एमसीक्यू क्या है, पहला एमसीक्यू बोल रहा है इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ मटेरियल निकालो और मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट निकालो। मैं पहले क्या करूंगा, सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट बनाया मैंने और चेक कर लूंगा कि मटेरियल की इक्विवेलेंट यूनिट इन चारों में से किसी ऑप्शन से मैच कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि अगर आपने स्टेटमेंट बनाया और आपको चारों में से किसी भी ऑप्शन में नंबर ऑफ यूनिट मैच नहीं कर रहा, मतलब वहीं से आपको पता चल जाएगा कि आप कुछ गलत कर रहे हो, ताकि आप सुधार सकते हो अपने आप को। मान लो आपने पूरा सॉल्व कर दिया और बाद में जाके आपको कोई गलती मिस्टेक मिली, तो क्या मतलब निकला। तो भाई जब क्वेश्चन का आंसर भी पार्ट में गिवन है
तो पार्ट वाइज चेक करते चलो, एमसीक्यू वाइज चलते चलो, ताकि अगर उसी समय कोई गलती है तो वहीं पकड़ में आ जाए, आखिरी में जाके पकड़ में ना आए। ठीक है, तो सी दिस, इसलिए हम लोग एमसीक्यू वाइज करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं पूरा सॉल्व कर दूंगा पहले और लास्ट में 5 एमसीक्यू निकाल दूंगा, नहीं। अगर क्वेश्चन को देखकर आपको लग रहा है कि पार्ट वाइज सॉल्व किया जा सकता है तो पार्ट वाइज करो, ताकि कोई भी गलती है पकड़ में आ जाए। अच्छा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एमसीक्यूज को पहले करना है। ठीक है, अगर आपको किसी केस सिनेरियो वाले एमसीक्यू को देखकर लगता है, उसकी रिक्वायरमेंट को पढ़ के लगता है कि थोड़ा अजीब है, आई डोंट नो इसको कैसे कर पाऊंगा मैं, तो ऐसे केस में आप इसको लेटर के लिए रख दीजिए। क्योंकि मैं आपको रीजन बताता हूं, अगर आप केस सिनेरियो जबरदस्ती करने जाते हो जो आपको नहीं बन रहा है या थोड़ा टफ लग रहा है, ये सोच के कि चलो बन जाएगा, ट्राई तो मारते हैं, उसमें अगर आपका 15-20 मिनट चला गया और वो नहीं भी बना या फिर वो नहीं बना, तो बाद में आपके पास समय इतना कम रहेगा कि आपको कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम छूट सकता है। लेकिन इसी की बजाय अगर आपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पहले कर लिए और केस सिनेरियो के लिए लास्ट में 10 मिनट भी अगर बचा है ना, अगर आप क्वेश्चन नहीं भी कर पा रहे हो ना, तो भाई नॉन नेगेटिव मार्किंग एमसीक्यू है, कुछ नहीं तो आप कोई ना कोई ऑप्शन गैसिंग लगा के तो आ सकते हो, पर अगर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम छूट गया तो गारंटेड आपके 0 नंबर है। तो इसलिए केस सिनेरियो वाले एमसीक्यू को लास्ट के लिए रखना, या फिर मेरा ये कहना है कि जो एमसीक्यू केस सिनेरियो वाला तुरंत देख के इजी लग रहा हो तो ही उसको स्टार्टिंग में कर सकते हो आप, लेकिन अदरवाइज आपको बाद में ही करना चाहिए। अच्छा, जो छोटे छोटे एमसीक्यूज आते हैं, जैसे ये 2 केस सिनेरियो एमसीक्यू आएंगे आपके 5-5 नंबर के, 1 से लेकर 10th क्वेश्चन तक। फिर जैसे ये देखो क्वेश्चन 11 है, ये 2 नंबर का एमसीक्यू है, क्वेश्चन 12 2 नंबर का, ये जनरली इजी होते हैं। तो इनको अगर आपको स्टार्टिंग में करना है तो आप कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम नहीं ले सकते ना आपका। भाई 4 लाइन में लिखा हुआ है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पढ़ के बन जाएगा, या तो नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो छोड़ देंगे, बन जाएगा तो कर लेंगे। पर केस सिनेरियो में क्या है, एफर्ट बहुत ज्यादा चला जाता है, इसलिए केस सिनेरियो की रिक्वायरमेंट पढ़ के जज कर लो कि भाई उसमें टाइम इन्वेस्ट करना है कि नहीं, या उसको लास्ट के लिए रखना है। आई होप ये सारी जो मैंने एडवाइस आपको दी है, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको सही लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ऑल द बेस्ट गाइस, बहुत अच्छा करके आओगे आप, अपने आप पे भरोसा रखो, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। ऑल द बेस्ट।